नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज की क्लास कक्षा 10 विषय विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अपक्रियाएं और समीकरण पर हम लोग चर्चा करेंगे। अपनी यात्रा को शुरू करने से पहले एक छोटी कहानी के माध्यम से इस यात्रा को आगे ले जाएंगे। विनायक कक्षा 10 का छात्र है। नीता मैम विनायक की कक्षा में मैग्नीशियम पट्टी लेकर आती हैं और बताती हैं कि आज हम ऑक्सीजन दीदी के चमत्कार से परिचित होंगे। मैग्नीशियम पट्टी को बर्नर से मैडम ने जलाया और तेज़ सफ़ेद रंग की रोशनी निकली। सभी छात्रों ने ताली बजा करके खूब आनंद उठाया। तो इस तरह से बच्चे रोमांचित हुए, बच्चों के मन में जिज्ञासा भी आई। तो मैम ने जिज्ञासा को बताया, शांत करते हुए कहा कि क्या हुआ, एक नया पदार्थ बन गया। तभी विनायक बोला, हाँ, अब ये काले काले रंग का चूर्ण है जो नया पदार्थ बना है। सभी छात्रों के मन में जिज्ञासा हुई कि यह क्यों है, ऐसा क्यों होता है और विज्ञान की भाषा में इसे हम क्या कहेंगे। तब नीता मैम ने बताया कि यह एक रासायनिक अभिक्रिया है और विज्ञान की भाषा में इसे हम रासायनिक अपक्रिया ही कहते हैं। जैसा कि स्टोरी में हमने देखा कि नीता मैम मैग्नीशियम की पट्टी Mg प्लस उसको गर्म करती हैं तो वायु की ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया करती है O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करती है। इस तरह से हम देखते हैं कि मैग्नीशियम की पट्टी जल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड के काले काले चूर्ण निकालती है और सफ़ेद रंग की रोशनी निकलती है। यह समीकरण संतुलित है। तो रासायनिक समीकरण या रासायनिक अपक्रिया क्या है उस पर चर्चा करेंगे। उसकी परिभाषा क्या है। एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके रासायनिक परिवर्तन करके जब नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। और जब रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तब उसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो इस प्रकार हमने देखा कि रासायनिक अपक्रिया क्या है। एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर के रासायनिक परिवर्तन के द्वारा जब नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो कहा जाता है रासायनिक अपक्रिया। और जब उसे समीकरण के रूप में Mg प्लस O2 और एरो के निशान से MgO के बारे में बताते हैं कि MgO प्रोडक्ट बनता है तो इसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब आपका Mg और O2 क्या होगा, इसे हम कहते हैं अभिकारक। या इंग्लिश में कहते हैं रिएक्टेंट। और इस Mg को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रोडक्ट। तो कहा गया कि अब आप देख रहे हैं हिंदी में इसे कहेंगे उत्पाद। हाँ, या कह देंगे इसे उत्पाद। तो हमने इंग्लिश में और हिंदी में भी देखा कि लेफ्ट साइड का जो बायां पक्ष जो है उसे अभिकारक और जो एरो के बाद दाहिना पक्ष है उसे क्या कहेंगे हम, प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अपक्रिया को
या रासायनिक समीकरण को दो तरीके से भी हम लोग जानते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो जो हमने यहाँ पर समीकरण लिखा है Mg + O2 MgO, क्या यह रासायनिक का समीकरण जो है संतुलित है या असंतुलित है? तो इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? दोनों तरफ के तत्वों के परमाणुओं की काउंटिंग कर लेंगे। अगर दोनों तरफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, अभिकारक और उत्पाद के परमाणु बराबर बराबर उसी तत्व के हो जाएंगे तो वह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कहलाएगी। तो यहाँ पर देखते हैं Mg 1 है, यहाँ पर Mg देखते हैं 1 है, तो कहा गया बराबर है। O2 यहाँ पर 2 एटम है और यहाँ पर O देख रहे हैं तो सिर्फ 1 एटम है। तो हम ये कहेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया क्या है या रासायनिक समीकरण असंतुलित है, जिसे संतुलित करने की ज़रूरत है। अब इसे संतुलित करने के लिए क्या करना होगा कि हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को संतुलित करना है तो 2 कर देंगे और यहाँ पर सामने 2 लगा देंगे, तो देख रहे हैं कि अब हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया है। अब हम इसे कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। अब आपके मन में जिज्ञासा हो रही होगी कि इस समीकरण को किस प्रकार हम संतुलित कर सकते हैं, तो उसका एक स्टेप है, उसको भी हम लोग फॉलो करेंगे। लेकिन उसके पहले और भी कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत और भी कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिल करके जिंक सल्फेट बना। सल्फेट प्लस गैस। तो जिंक, अब इसे हम इस रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में दर्शाएंगे तो जिंक प्लस H2SO4 मिल करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाती। तो कहा गया कि ये भी एक एग्जाम्पल है रासायनिक अभिक्रिया का, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कुछ चरण हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण क्या हैं? इसके लिए हम एक रिएक्शन को लेंगे, एक समीकरण को लेंगे। आयरन मिल करके किसके साथ? जल के साथ क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड Fe3O4 बनाता है और हाइड्रोजन गैस
निकालता है। तो अब इस क्रिया को करने के लिए हम देखेंगे कि क्या क्या स्टेप अपनाते हैं। तो स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों तरफ नहीं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको घेरा बना लेना है। इनके रासायनिक फार्मूला है Fe और H2O, Fe3O4 और H2 के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं करना है और बैलेंस करना है। दूसरा स्टेप हो गया हमारा घेरा बनाना। तो घेरा हमने बना लिया। दूसरे स्टेप में हम देखते हैं कि हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के जो भी एटम्स हैं उनको काउंट कर लेंगे। तो कौन कौन एटम है इसमें, आयरन है और कौन है, H2, आयरन है, हाइड्रोजन है और कौन से हैं, ऑक्सीजन। ये हो गया LHS लेफ्ट साइड में। और राइट हैंड साइड में हम देखते हैं क्या है आपका, FeO और H। अब दोनों की संख्या को हम लोग काउंट करते हैं सेकेंड स्टेप में। यहाँ पर आयरन क्या है, ब्रैकेट में लिख देंगे 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पर प्रोडक्ट में देखेंगे आयरन की संख्या कितनी है, 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2। अब हमें बैलेंस करना है। तो स्टेप 3 में हम लोग क्या प्रयास करेंगे, स्टेप 3 में हम लोग प्रयास करेंगे कि सबसे ज़्यादा नंबर जिसका होगा उसे ही बैलेंस किया जाना चाहिए। यह बैलेंस किस आधार पर होता है, उनकी संयोजकता, उनकी वैलेंसी के आधार पर होता है। और रैंडमली हम इसे किस तरह से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें H2O में कितने का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, 4 का। तो Fe + 4H2O। और आप देख रहे हैं कि Fe3O4 + H2। अब आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन को हमने स्टेप 3 में बैलेंस कर लिया। अब हम स्टेप 4 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो स्टेप 4 की तरफ आगे बढ़ने के लिए अब स्टेप 4 में हम किसी एक को ले लेंगे, चाहे हाइड्रोजन को ले ले बैलेंस करें, या तो फिर हम लोग आयरन को बैलेंस करें। तो हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो कितने की ज़रूरत होगी, 4H2O में तो 8 एटम हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्टेप 4 में हम लोग क्या करेंगे, Fe + 4H2O और राइट हैंड साइड में Fe3O4 + 4H2 करेंगे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ये दोनों बैलेंस हो गए। अब हमें किसको बैलेंस करना है, आयरन को बैलेंस करना है। तो स्टेप 5 में हम जाएंगे। स्टेप 5 में जाकर के हम क्या करेंगे, 3Fe करेंगे। तो हमारा आयरन भी बैलेंस हो जाएगा, 4H2O और एरो फिर क्या होगा, Fe3O4 + 4H2। तो इस तरीके से हम ये बैलेंस कर सकते हैं। तो स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5, अब हम आते हैं स्टेप 6 की तरफ। तो स्किप करते हैं, नीचे से स्किप करते हैं। स्टेप 6 में हम ये देखते हैं कि अब हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। तो 3Fe + 4H2O, Fe3O4 + 4H2। अब हमें ये देखना है कि आयरन किस अवस्था में है, वाटर किस अवस्था में है। तो इसके लिए हमें स्टेप 7 में हम जाएंगे।
आयरन हमारा सॉलिड स्टेट में है तो इसे हम S से प्रमोट करेंगे, राइट नाउ करेंगे। हमारा जल है गैस की अवस्था में है, ये फेरिक ऑक्साइड बनाता है, Fe3O4 सॉलिड है और हाइड्रोजन गैस। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के जो पद हैं वो 7 स्टेप में डिवाइड हैं। पहले स्टेप में हम लोगों को ब्रैकेट लगा लेना है कि ये इसके केमिकल फार्मूले में किसी प्रकार का कोई चेंज न करते हुए हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। दूसरे चरण में हमें आयरन H2O Fe3O4 प्लस H2 इस पूरे रिएक्शन में आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स के एटम्स को काउंट कर लेना है। और उसके बाद हमने देखा चरण 2 में आयरन का एक, यहाँ पर हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल, और Fe3O4 में 3 Fe एटम, आयरन का 3, ऑक्सीजन के 4 एटम और यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम हैं। तो इस तरीके से तीसरे चरण में सबसे पहले हम जो एटम ज़्यादा होंगे उसको बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का नंबर ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा एटम ऑक्सीजन के है, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने स्टेप 4 में हमने 4 H2O में 4 का गुणा कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में ऑक्सीजन की मात्रा बराबर हो गई है। अब हम स्टेप 5 में आते हैं। स्टेप 5 में हाइड्रोजन या आयरन दोनों में से किसी एक को बैलेंस करना है। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर 4H2 होने पर आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो गया। 4H2 8 एटम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। तो कहा गया कि स्टेप 5 में यहाँ पर हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब स्टेप 6 में हम आयरन को बैलेंस करेंगे। आयरन को बैलेंस करने के लिए 3 का मल्टीप्लिकेशन आयरन में करेंगे और हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में 3 आयरन और राइट हैंड साइड में भी 3 आयरन है। इस प्रकार हमारा पूरा रिएक्शन बैलेंस हो जाता है। और 7वें चरण में हमने क्या किया है कि आयरन हमारा सॉलिड है और H2O हमारा गैस के रूप में है और फेरिक ऑक्साइड हमारा सॉलिड के रूप में है और H2 हमारा गैस के रूप में है। इसे सिंबॉलिक रूप से डिनोट कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि H2O क्यों गैस के रूप में है, तो बताएंगे कि आयरन सॉलिड पर जब स्टीम डाली जाएगी, किसकी, वाटर की, तो गैस के रूप में जाएगी, इसलिए उसको गैस के फॉर्म में डिनोट किया गया है। बच्चों, तो इस प्रकार हमने देखा कि रासायनिक अपक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं और रासायनिक समीकरण को संतुलित रूप में कैसे लिखते हैं। अब अलग अलग रिएक्शन के लिए ये पद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि उनके रासायनिक फार्मूले में किसी प्रकार के परिवर्तन के बिना आप उसे क्या करेंगे, वो एज इट घेरा बना करके बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, जिस पर हम अभी चर्चा करेंगे। संयोजन क्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड को लेते हैं, इसे हम लाइम या क्विक लाइम भी कहते हैं। और H2O के साथ क्रिया करते हैं तो हम देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और ऊष्मा निकलती है। बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा चूना भी कहते हैं और इसे बुझा हुआ चूना या स्लैग्ड लाइम इंग्लिश में कहते हैं। अब आप देख रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड, इसे क्विक लाइम या लाइम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर क्विक लाइम के साथ वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा निकल रही है।
जिसका प्रयोग सफ़ेदी करने के लिए दीवारों पर हम लोग करते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, कहाँ से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है और जल को मुक्त करती है, जल को मुक्त करती है। तो आप देख रहे हैं कि संयोजन की क्रिया, यहाँ पर दो उत्पाद कैल्शियम ऑक्साइड और जल मिल करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो एक या एक से अधिक अभिकारक मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन क्रिया कहते हैं। इसमें ऊष्मा निकलती है, तो इस क्रिया को ऊष्माक्षेपी भी कहते हैं, ऊष्माक्षेपी क्रिया भी कही जाती है, ऊष्माक्षेपी क्रिया भी कही जाती है या अभिक्रिया भी कही जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को इंग्लिश में एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। समझ गए बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिस रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है। तो कहा गया कि कैल्शियम या क्विक लाइम को पानी के साथ जब हम ट्रीट करते हैं या चूना पत्थर को पानी में डालते हैं तो देखते हैं बुलबुले के साथ बहुत सारा क्या होता है, अब ऊष्मा निकलती है वहाँ पर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पर बनती है, और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग क्या करते हैं, दीवारों पे पोत देते हैं, तो वायु की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, इसीलिए हमारी दीवार क्या होती है, चमकीली हो जाती है। अब सफ़ेदी का मतलब समझे, यही मतलब है। तो कहा गया कि दैनिक जीवन में भी हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का प्रयोग करके अपने दीवारों को पेंट कर रहे हैं, किससे, चूने से। तो वो हमारी दीवार क्या हो रही है, चमकदार हो रही है। अगली रासायनिक अपक्रिया है वियोजन। वियोजन अपक्रिया, इसे अपघटन की अपक्रिया भी, घटन अपक्रिया भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे डीकम्पोजिशन या थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होती है। कहा गया कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऊष्मा का प्रयोग हो रहा है और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दो भागों में टूट रहा है, वियोजित हो रहा है, अपघटित हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट से क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। अब हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वियोजन के द्वारा एक पदार्थ से, अगर एक पदार्थ से वियोजन होगा तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होगा, चाहे वो सॉलिड होगा, चाहे लिक्विड होगा और गैस होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम अगर गर्म कर रहे हैं तो अगर ये सॉलिड में है तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा, सॉलिड में, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस के रूप में हमें प्राप्त होती। तो वियोजन, अपघटन या थर्मल डिकम्पोजिशन को हम सबों ने जाना समझा। अब हम कहते हैं कि अगली अपक्रिया की तरफ आगे बढ़ते हैं कि और तीसरे प्रकार की क्या अपक्रिया है। तो तीसरी अपक्रिया जो है वियोजन के बाद वो है विस्थापन की क्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया
विस्थापन अपक्रिया को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? इसमें एक, अच्छा इसे हम समीकरण के द्वारा समझते हैं तब ये ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे आपका कॉपर है और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करेगा तो ये क्या बना लेगा? कॉपर सल्फेट बनाएगा और क्या होगा? ऑक्सीजन गैस निकलेगी। कॉपर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड क्रिया करके, कॉपर है, सल्फ्यूरिक एसिड, अम्ल या एसिड क्या है? कॉपर सल्फेट बनाती है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉपर ने हाइड्रोजन को क्या किया है? विस्थापित कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि एक तत्व दूसरे पदार्थ के तत्व को रिमूव करता है। ऐसा क्यों होता है? कि रासायनिक श्रेणी में कॉपर का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ है, इसलिए वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। अब यह एकल विस्थापन की अपक्रिया भी कही जाती है। इसमें सिर्फ एक ही पदार्थ के तत्व को रिप्लेस किया जा रहा है। अगर दो सब्सटेंस अगर जुड़े हैं और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं, तब कहा जाएगा कि वह द्विविस्थापन या डबल डिस्प्लेसमेंट कही जाएगी। तो एक से ज़्यादा होगा तो चौथी रासायनिक अपक्रिया है, अभी हम लोगों ने पढ़ा एक विस्थापन को, अब हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अपक्रिया को, कि Na2SO4 BaCl2। तो ये हो गया सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड के साथ मिलकर के बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करती है। सोडियम क्लोराइड का निर्माण करती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सोडियम और बेरिलियम ने एक दूसरे को क्या किया है? रिप्लेस किया है। यहाँ पर सोडियम के साथ Cl और SO4 के साथ बेरियम रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में एक साथ दो तत्व एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे हैं। यह द्विविस्थापन की अपक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कही जाएगी। अब इसके बाद हम लोग आते हैं उपचयन अपचयन अपक्रिया की तरफ। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अपक्रिया को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कहा जाता है। रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अपक्रिया कहा जाता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? जब ऑक्सीजन किसी तत्व के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो वो ऑक्सीडेशन उपचयन कहलाता है। अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है किसी भी तत्व में से तो वो क्रिया कही जाती है अपचयन। जैसा हम देखते हैं कॉपर को, कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड
तो इस प्रक्रिया में आप देख रहे हैं कि कॉपर में ऑक्सीजन की मात्रा 0 है लेफ्ट साइड में, लेकिन रिएक्शन के बाद यहाँ पर ऑक्सीजन कॉपर के साथ जुड़ जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड, इसे कहेंगे हम लोग उपचयन अभिक्रिया। और अपचयन की अभिक्रिया में क्या होगा, जब कॉपर ऑक्साइड को गर्म किया जाएगा, उष्मा दी जाएगी, तो यह कॉपर और ऑक्सीजन में क्या होगा, टूट जाएगा, तो कहा जाएगा कि यह अपचयन की क्रिया है। यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, दूर हो गया है, तो इसे कहेंगे रिडक्शन या उपचयन की अपचयन की क्रिया, इंग्लिश में रिडक्शन। ठीक, ये हो गया ऑक्सीडेशन। जब ये दोनों क्रिया एक साथ होगी तब वहाँ पर हम देखेंगे कि इसे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं, या तो रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और एक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के बाद अपचयन रिडक्शन की क्रिया क्या है, तो जब ऑक्सीजन घटता है, किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन की मात्रा या किसी पदार्थ से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती, जैसे यहाँ पर सूत्र समीकरण में हम देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 3 है, लेकिन जब इसको गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में यह टूट जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट से 2 कार्बन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यहाँ पर निकल रहा है, तो 2 ऑक्सीजन निकलने से ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, यहाँ पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन बचा है, तो इसे कहेंगे अपचयन या रिडक्शन। ठीक है, तो हमने देखा कि एक जगह ऑक्सीजन जुड़ रहा है और एक जगह ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, कम हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक जगह पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट वाले समीकरण में हम देख रहे हैं कि वहाँ पर रिडक्शन या अपचयन हो रहा है। जब दोनों क्रिया एक साथ होती है तो इसे कहते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या इसे कहते हैं इंग्लिश में रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे आपका कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करती है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाती है। अब हम यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ आ रहे हैं। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन है और यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है या रिडक्शन। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है और यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन से पानी बन रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसे कहेंगे उपचयन या ऑक्सीडेशन, इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो आप देख रहे हैं कि इस समीकरण में एक जगह से ऑक्सीजन कम हो रही है और दूसरी जगह ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो एक साथ ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं और किस तरीके से उसको हम लोगों ने देखा, समझा, जाना कैसे वो कार्य करती हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में भी करते रहते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके बाद कि
ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रयोग कहाँ पर हमको देखने को मिलता है? तो भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए ऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ध्यान रखा जाता है, जिससे हमारे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। जब खाद्य पदार्थों से दुर्गंध आने लगती है तो उसे रेंसिडिटी या दुर्गंधता का कारण कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन का प्रयोग हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं? खाने पीने की चीज़ों में, और कहाँ कर रहे हैं? करोजिन में, संक्षारण में। आप देख रहे हैं कि जब आयरन क्या होता है, आसपास की नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है और भूरे रंग का जंग लग जाता है लोहे में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रभाव क्या पड़ता है कि लोहे में जंग लग जाता है। इसीलिए हम अपने लोहे को क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं, ताकि वो हवा के संपर्क में न आने पाए और हमारा वो आयरन काफ़ी दिनों तक हमारी वो वस्तु संरक्षित रहे। तो अब एक बार हम लोग समरी के रूप में कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। पहले हम लोगों ने रासायनिक अपक्रिया किया है, उसे समझा। जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके कोई नया पदार्थ रासायनिक रूप से परिवर्तित होकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो यह रासायनिक अपक्रिया कही जाती है। जब इसे समीकरण के रूप में दिखाया जाता है, लिखा जाता है, तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। उस समीकरण को अगर संतुलित किया जाता है तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। कैसे संतुलित किया जाता है इस पर भी आज हम लोगों ने अपनी कक्षा में चर्चा की है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि कितने तरह की रासायनिक अपक्रियाएं हैं, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन संयोजन, और उसके बाद अपघटन की क्रिया वियोजन, और उसके बाद हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट की क्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट की, विस्थापन, द्विविस्थापन की अभिक्रिया को समझा। उसके बाद हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझे, और दैनिक जीवन में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन का यूज संक्षारण से लेकर के, करोजिन से लेकर के आपके रेंसिडिटी या दुर्गंधता जैसे भोजन को प्रिजर्व करने के मामलों में भी ऑक्सीडेंट का प्रयोग करके हम भोजन को प्रिजर्व करते हैं। तो इस कक्षा के माध्यम से अब हम आपको कहेंगे कि अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, अपने आसपास चीज़ें जो होती हैं उन्हें ध्यान दीजिए। जैसे दूध से दही का जमना, जैसे क्या होगा, ब्रेड का बनना। तो कहा गया कि इन चीज़ों पर अगर आप ध्यान रखेंगे और इन्हें विज्ञान के साथ जोड़ेंगे तो आप व्यवहारिक रासायनिक विज्ञान को समझ विकसित करने में सफल होंगे। इसी के साथ आज इस कक्षा को समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।